मुस्लिमों की भीड़ ने अचानक बहुत सारे इजरायलियों पर हमला कर दिया और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पहले इजरायलियों ने मुस्लिमों को भड़काया, उसके बाद उन्होंने इन पर हमले किए। और देखिए, ये मध्य पूर्व में नहीं हुआ है, ये हुआ है एम्स्टरडैम में, जो कि नेदरलैंड्स में है। मैं आपको नक्शा भी दिखाऊंगी कि कैसे धीरे धीरे ये दुनिया में फैलती जा रही है मध्य पूर्व की जंग, कैसे मिडिल ईस्ट के जितने भी इश्यूज हैं वो अब दुनिया में देखने को मिल रहे हैं और वहां पर दंगे फैल रहे हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही देखना है, मुस्लिम या फिर यहूदी, किसने भड़काए दंगे। दूसरा, हिजबुल्लाह के नए हमलों से कैसे मच गई है तबाही। तीसरा, इजरायली हमलों में कैसे दावा किया जा रहा है 70% तो बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। चौथा, इजराइल ने क्यों बदले रक्षा और विदेश मंत्री, कि जब इस वक्त ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी वॉर चल रही है तो कैसे इजराइल ने अपने रक्षा और विदेश मंत्री बदल दिए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस वक्त होते हैं वॉर के लिए, उन्होंने वही बदल दिए हैं। पांचवा, ट्रंप के यूएस राष्ट्रपति बनने के बाद कितना असर हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि किस तरीके से, अगर आप देखते हैं मिडिल ईस्ट इधर है, आप देखो, तुर्की दिख रहा होगा, लेबनान दिख रहा होगा, सीरिया दिख रहा होगा, और आप इस तरफ आ जाते हैं तो आपको ये छोटी सी कंट्री दिखेगी नेदरलैंड्स, और इसमें है एम्स्टरडैम, जहां पर दंगे हो गए मुस्लिमों के बीच में और यहूदियों के बीच में, और मुद्दा वही फ्री पैलेस्टीन। और वहां से वो लोग कह रहे थे कि फिलिस्तीन के लोगों ने कितनी बार यहूदियों को मार गिराया। देखिए, आपको वहां पर यूनाइटेड किंगडम भी दिख रहा होगा, और ये जो छोटा सा इलाका है ये नेदरलैंड्स है। मैं आपको बता देती हूँ, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख लीजिए, 2 तरीके के दावे हो रहे हैं और दोनों मैं आपको बताने वाली हूं। ये खबर ये बता रही है कि किस तरीके से इजराइल के खिलाफ मुस्लिमों की भीड़ ने हमले किए, यानी वहां पर जो इजरायली थे वो अपनी सॉकर टीम के लिए चीयर कर रहे थे, कोई मैच था वहां पर, और वो जितने भी यहूदी थे वहां पर इकट्ठे हुए थे और वो अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की जीत के लिए वहां पर चीयर कर रहे थे। तो अचानक मुस्लिमों की भीड़ आती है और मास्क लगा के और पूरा उनको जो है पीटना शुरू कर देती है। यहां तक कि उसमें 10 तो घायल हो जाते हैं, 10 तो गायब हो जाते हैं, अभी उनका पता ही नहीं चल पाया कहां गायब हो गए हैं। और दूसरी तरफ से ये दावा किया जा रहा है और ऐसी वीडियोस दिखाई जा रही है कि भैया पहले यहूदियों ने उकसाया मुस्लिमों को, जो फिलिस्तीन के झंडे हैं उनको तार तार कर दिया और उसके बाद उनके खिलाफ अपशब्द कहे, उनके खिलाफ नारे लगाए, फिर मुस्लिमों की भीड़ ने यहूदियों पर हमला कर दिया। अब दोनों तरीके के दावे मैं आपको समझाने वाली हूं। विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा सकती हूं क्योंकि वो बहुत भयानक विजुअल्स है, मैंने देखे कि किस तरीके से अपशब्द कहे जा रहे हैं, किस तरीके से रोड पर लिटा लिटा कर मारा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस इसमें बेबस दिखी। यहाँ पर चाहे यहूदी पिट रहे हैं, चाहे वहाँ पर मुस्लिम पिट रहे हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाई। आप देख सकते हैं एम्स्टरडैम में थर्सडे नाइट को किस तरीके से पुलिस और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स है, डच सिक्योरिटी फोर्स, नेदरलैंड्स का जो हम कॉमन वर्ड बोलते हैं डच कहते हैं, उनको डच पीपल कहा जाता है, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो हेल्पलेस दिखी। वो टूरिस्ट जो कि इजरायली वहाँ पर थे, उनके लिए तो वो टूरिस्ट हुए, तो उनको वो बचा ही नहीं पाई। और इस तरीके से वहां पर कई लोग घायल हो गए हैं और जल्दी से उनको वापस होटल भेजा गया कि भाई अब तुम होटल में ही रहो, बाहर आओगे तो ये जितने भी लोग हैं तुम पर हमला कर देंगे। देखिए किस तरीके से उन सबको होटल्स के अंदर बंद कर दिया गया। और अब उनको ये डर लग रहा था इजरायलियों को कि भाई अगर हमें अपने देश जाना है तो उसके लिए यहाँ पर एयरपोर्ट तक तो जाना पड़ेगा, कहीं फिर से हम पे हमला ना हो जाए। वो जितने भी लोग थे वो अरब के थे, देखिए भाई, लोकल मुस्लिम्स एंड अरब, जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने हमला कर दिया। किस तरीके से 5 लोग तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, 62 वर अरेस्टेड, और देखिए मेजर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई। और ये एक जगह पर नहीं हुआ, बहुत सारे जगहों पर ऐसा ही हुआ कि मुस्लिमों और यहूदियों के बीच में इस तरीके से वायलेंट इंसिडेंट्स देखने को मिले। खबर तो ये भी आई कि कुछ को तो बंधक बना लिया है, कि कुछ तो यहूदियों को बंधक बना लिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखा। और देखिए नेदरलैंड्स, जहां पर ये हुआ है, जिस देश में ये हुआ है, नेदरलैंड्स की ज़मीन पे ये हुआ है, उन्होंने कंडेम किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब हम इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या। मैं आपको थोड़ी और डिटेल दे देती हूँ। देखिए, यूरोपा लीग सॉकर और इस तरीके से जो ये टीम थी मकाबी तेल अवीव, उनके लिए जितने भी यहूदी थे चेयर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो पूरा का पूरा जो गेम है वो दंगों में बदल जाता है। और कैसे जो अभी नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं सार, वो भी अब आने वाले हैं यहाँ पर। और कुछ फुटेज में तो ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे इजरायलियों ने फिलिस्तीन के खिलाफ नारे लगाए, उन लोगों के खिलाफ अपशब्द कहे, और इसलिए ही मुस्लिमों ने भड़क के उन पे हमला कर दिया। आप देखिए ये जो विजुअल्स, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे आप सबको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ पॉलिसीज के चलते आपको नहीं दिखा सकती हूँ। देखिए, रिपोर्ट तो ये भी किया गया कि फिलिस्तीनी फ्लैग को पूरा फाड़ दिया गया, और जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर रही थी। जब यहूदी ये सब कर रहे थे और जब फिलिस्तीन का फ्लैग फाड़ रहे थे तो वहां पर पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, बस सामने से जा रही थी, और इसलिए ही पूरे के पूरे दंगे भड़क गए। दोनों दावे किए जा रहे हैं, उधर से यहूदी कह रहे हैं कि नहीं हम पर हमला हुआ है, इन सब ने हम पे मिलकर हमला किया है। और देखिए
अभी तो जो इजराइल की सरकार है उन्होंने कह दिया है कि भाई जितने भी टूरिस्ट उधर नीदरलैंड्स में हैं वो लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए, और बिल्कुल भी उन लोगों को इजराइल के झंडे नहीं दिखाने हैं, ज्यूइश यानी यहूदी सिंबल नहीं दिखाने हैं, और चुपचाप वहां से वापस आ जाना है। देखिए किस तरीके से हर जगह जितने भी सपोर्टर्स थे वो अटैक किए गए, और इतनी पुलिस प्रेजेंस होने के बावजूद इजरायली सपोर्टर्स हैव बीन इंजर्ड, यानी इतना बड़ा ये मामला बढ़ गया। अब आप देख लीजिए तो डच प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूफ, उन्होंने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसके पीछे कौन था, ये क्यों हुआ, इन सब की हमने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, और इजराइल भी इससे बहुत खफा है। आप देख लीजिए किस तरीके से दूसरा दावा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वो वीडियो है जिसमें नारे लग रहे हैं फिलिस्तीन के खिलाफ, जिसमें नारे लग रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ, और उनको अपशब्द बोले जा रहे हैं, और इसी से भड़क के ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिमों ने हमला किया, इजरायली जितने भी लोग थे, हुलीगन्स थे, यानी जितने भी दंगे भड़काने वाले थे वो उकसाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर देखिए क्या हो गया, और इधर मैंने काटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे अपशब्द लिखे हुए थे। ये जो अमेरिका के हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमले हुए हैं उससे हम बहुत ज़्यादा आहत हैं और इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए, इस तरीके से हमले नहीं होने चाहिए थे इजरायलियों के ऊपर। तो अमेरिका ने इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाई है। और देख लीजिए, और आगे देख लीजिए, इजराइल के नेता ये कह रहे हैं कि एक पोग्रोम है, यानी सोचा पूरा प्लान किया हुआ और बैठा बिठाया हुआ पूरा ये पोग्रोम है ताकि दंगे भड़काए जा सके, यहूदियों को डराया जा सके। वी हैव बिकम द गाजा ऑफ यूरोप, मुस्लिम्स विद फिलिस्तीनी फ्लैग्स हंटिंग डाउन ज्यूज, यानी ढूंढ ढूंढ के यहूदियों को मारा जा रहा है। तो इस तरीके के दावे आ रहे हैं। और देखिए जो वहाँ के सिटी काउंसिलमैन हैं ये भी ये दावा कर रहे हैं कि एम्स्टरडैम में दंगे इसलिए हुए क्योंकि जितने भी मकाबी, मतलब जो भी इजराइल की टीम थी उनके लिए जो भी यहूदी जितने भी चीयर कर रहे थे उन्होंने पहले भड़काया। ये कह रहे हैं सिटी काउंसिलमैन के, अल जजीरा की ये रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इजराइलियों के साथ इस तरीके से मुस्लिमों ने किया। तो देखिए हर जगह बताया जा रहा है कि कैसे वहाँ की जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पा रही थी, दे वर डूइंग नथिंग जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने पूरी जितनी भी सिचुएशन है कंट्रोल में की। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने सब कुछ कंट्रोल करके इजरायलियों को होटल भेजा और कैसे अब तो वो वापस भी आ चुके हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी। और देखिए ये वीडियो IRNA की तरफ से आई है, ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने बताया है कि देखिए कैसे ये कुछ यहूदी आपको दिख रहे होंगे, कैसे फिलिस्तीन का फ्लैग जो कि यहाँ पर लगा हुआ था उसको फाड़ दिया, उसको नीचे ला दिया। और इसके ये जैसे ही वीडियो वायरल होती है उसके बाद दंगे भड़क गए। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है वो धीरे धीरे अब दूसरी जगहों पर बढ़ रही है। सोचिए एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स, सबसे शान जगह कहा जाता है उसको, और वहाँ पर ऐसे दंगे भड़क जाते हैं। अब कहीं पे भी मुस्लिम यहूदी का क्लैश होगा तो अब इस तरीके से पूरी दुनिया में हालात बन गए हैं कि आप नज़र नहीं मिला सकते, आप एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखेंगे। और देखिए आगे ना तो यमन रुक रहा है, ना हिजबुल्लाह रुक रहा है, ना हमास रुक रहा है, और ना ही इजराइल रुक रहा है। कैसे यमन, लेबनान ने और ज़्यादा एंटी इजराइल ऑपरेशंस किए हैं, वो लोग मिसाइलें बरसाते जा रहे हैं। आप देखिए ईरान भी पीछे नहीं है, किस तरीके से लगातार दावे कर रहा है कि हम लोग स्ट्रांग है, हम लोगों को चाहे ट्रंप आ जाए नए राष्ट्रपति अमेरिका के, चाहे इजराइल कुछ भी कर ले, हमको तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और देखिए आयरिश लॉ मेकर्स ने कहा है कि अब हम इजराइल पे सैंक्शंस लगाएंगे। आपको पता है कि ईरान जो है वो भी, उसके ऊपर भी यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगा रखे हैं। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे ट्रंप ने प्लान बना लिया है ईरान पर, अब और दबाव बनाएंगे यानी और सैंक्शंस लगाएंगे, अभी आगे बताते हो। लेकिन ये देखिए इधर जो जाबरी अंसारी हैं वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू पर जो अपनी लीश है, यानी जो एकदम कस लेना चाहिए नेतन्याहू को कि तुम अब हमले अपने रोक दो और अब ये जो जंग है वो रुक जानी चाहिए। ज़बेरी अंसारी ये कह रहे हैं, और ये डिप्लोमेट हैं ईरान के, मैं आपको बता दूं, ये लोग कह रहे हैं अगर ट्रंप रुकवाना चाहते हैं युद्ध तो रुकवाएं, और रुकवाने के लिए उनको ये करना चाहिए कि नेतन्याहू को बोले कि तुम भाई कंट्रोल में रहो, तुम जो ये सब कर रहे हो उसको कंट्रोल करो, और अगर कोई समझौता होता है तो हम भी तैयार हैं। जावेद ज़ारिफ देखिए ये कह रहे हैं कि कैसे हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर नेतन्याहू को काबू में करेंगे और जंग रुकवाने के लिए सच में कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि वो तो दावा कर ही रहे, उन्होंने तो कह ही दिया फिनिश द जॉब। या तो फिर वो बहुत ज़्यादा तबाही करवा देंगे, सब कुछ खत्म करवा देंगे, या फिर समझौता करा के जंग रुकवा देंगे। आगे देखिए कि किस तरीके से लगातार ईरान कह रहा है कि हमारी जो कैपेसिटी है अभी तुम लोगों को पता ही नहीं है, अभी तो हमारे पास इतनी है कि तुमने देखी ही नहीं है, जो हम दिखा रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे देखिए कि कैसे 2 सैटेलाइट भी ईरान लॉन्च कर देता है,
और कैसे हर कोई उनको बधाई दे रहा है कि 2 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च कर दिए। और देखिए, अगर आप देखते हैं, अगर ईरान की खुद की सैटेलाइट गई है तो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेवल में आपको चाहे कोई किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए हो तो सैटेलाइट आपको मदद करती है। तो ये बड़ा स्टेप है ईरान के लिए। आपको पता है कि रशिया के थ्रू इसको लॉन्च कराया गया है। कैसे खामेनेई लगातार कह रहे हैं कि हमास को उखाड़ने का सोच रहे हो तो मत सोचो, क्योंकि ये तो नहीं हो पाएगा। हमास के नॉट बी डिफीटेड। फिर लिख रहे हैं कि हिजबुल्लाह इज स्ट्रॉन्ग एंड इज फाइटिंग। हिजबुल्लाह भी लड़ता रहेगा और ताकतवर है। अगर इजराइल ये सोच रहा है हिजबुल्लाह हमास को खत्म कर देगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। खामेनेई का ये पोस्ट है और किस तरीके से देखिए हिजबुल्लाह ने नेवल बेस पे स्ट्रेटेजिक हमला किया है इजराइल के। तो मैं आपको बता रही हूं कि कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह लॉन्चेस मिसाइल अटैक्स ऑन ऑक्यूपाइड नॉर्दर्न पैलेस्टीन, मीडिया की रिपोर्ट है। और किस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। और एक और दावा किया है किसने, ईरान की जो एजेंसी, उन्होंने ये कहा है कि कैसे फिलिस्तीनियों ने जो एक इजराइल का स्पाई करता हुआ यानी जासूस एक ड्रोन आया था, उसको हमने, स्पाई ड्रोन को हमने अपने कब्जे में ले लिया। यानी वो जो हमारी जासूसी कर रहा था उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया। मैं बता देती हूँ कि फ़िलिस्तीन की तरफ से ये जो अल नज़ीर साला अल दिन ब्रिगेड है, उन्होंने ये दावा किया है। और देखिए कि ये जो एम्स्टरडैम में हुआ है, किस तरीके से पूरी दुनिया के लोग इसको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और विरोध में उतरे हैं। यूरोपियन लीडर्स ने विरोध में अपनी आवाज़ उठाई है कि जो शेमफुल एक्ट हुआ है ना इजरायली सॉकर फैंस के ऊपर, जो ये हमला हुआ है एम्स्टरडैम में, वो नहीं होना चाहिए था। आप ये देखिए, सायरन साउंड इन सेंट्रल नॉर्दर्न इजराइल आफ्टर लॉन्ग रेंज रॉकेट, यानी इधर से लेबनान की तरफ से डायरेक्ट रॉकेट आते ही जा रहे हैं, चाहे सेंट्रल इजराइल में हो। और तो और 5 रॉकेट जो कि नॉर्दर्न इजराइल पे आए लेबनान की तरफ से, यानी हिजबुल्लाह ने ये दागे, उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजराइल लगातार बताता रहता है कि भाई वहाँ से हमले आ रहे हैं और हम जो है उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमले बंद नहीं हो रहे हैं। IDF सेज इट्स ट्रैकिंग सेवरल टारगेट्स दैट ट्रिगर्ड ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन सायरेंस, यानी इधर इजराइल भी कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं हैं, हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं उन सभी लोगों को जो कि इन्वॉल्व हैं हम पे हमारे खिलाफ हमला करने के लिए। देखिए, ये यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो भी नहीं रुक रहे हैं। अभी ही हूती विद्रोहियों ने टारगेट किया है इजराइल के नेवतीम एयरबेस पर, और किस तरीके से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है फिलिस्तीन 2, आप देखिए मिसाइल का नाम है पैलेस्टीन 2, और इन सबको एंड रिपोर्टेडली डाउन अ US MQ-9 रिपर ड्रोन ओवर यमन्स एल जाफ प्रोविंस। आप देखिए किस तरीके से यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो इजराइल को तो टक्कर दे ही रहे हैं, साथ में अमेरिका को भी टक्कर दे रहे हैं। आगे देखिए कि किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने जितने भी अपने लोग थे वहाँ पर फंसे हुए थे एम्स्टरडैम में, काफ़ी हद तक उन सबको वापस तेल अवीव बुला लिया है। और देखिए पहले तो पूरा का पूरा इन्होंने भेजने का प्लान बनाया था। द प्लेन हैज़ अराइव्ड दैट इन टेल अवीव, नाउ हैज़ पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम एम्स्टरडैम, यानी इजराइल ने इवैक्यूएट कराया लिटरली एम्स्टरडैम से जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे। तो सोचिए कि इस जंग के हालात में कितना बदल गया है मामला कि कहीं पे भी हमला हो जाएगा तो लिटरली उनको इवैक्यूएट कराना पड़ेगा, आपको अपनी मदद भेज के उनको वापस लाना पड़ेगा। अच्छा, हमास ने नया दावा किया है कि ये जो गाजा में मैसेकेयर कर रहा है इजराइल, उसका नतीजा है जो एम्स्टरडैम में ये हुआ है, क्योंकि लोगों के अंदर भावना तो रहती है ना। अब जो ये इजराइल और हिजबुल्लाह और हमास के बीच में चल रहा है वो अब आम लोगों तक भी फैल रहा है। उनके जो भावनात्मक जितने भी हैं मुद्दे वो सामने आ रहे हैं, और अगर सामने ऐसा लगता है कि अगर तुम मुस्लिम हो, तुम यहूदी हो, तो तुम दोनों दुश्मन हो। देखिए, आपको भी पता है कोई भी जंग होती है सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित होता है वो आम आदमी होता है। अब जो वो मासूम बच्चे, वो महिलाएं जिनको पता भी नहीं युद्ध के बारे में कुछ, वो लोग मारे जा रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से हालात अगर बिगड़ते रहे तो दुनिया के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। आगे देखिए, UNRWA कहता है कि हर दिन गाजा में 67 बच्चे मर रहे हैं। सोचिए, एक दिन में 67। इस आंकड़े को अपने जहन में याद रखिए कि कैसे बच्चे मारे जा रहे हैं वहां पर। और देखिए हिजबुल्लाह लगातार इजरायली फोर्सेस पर और उधर के सेटलमेंट्स पर हमले कर रहा है। और आगे देखिए, UN रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अभी तक जितने भी हमले हुए हैं इजराइल के गाजा पे, उसमें से 70% तो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। उन्होंने ये बताया है UN के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने कि गाजा में सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान हुआ है वो महिलाएं और बच्चे हैं। और देखिए किस तरीके से 80% जो विक्टिम्स हैं वो तो सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी जो जिन लोगों के घर थे गाजा में, वहाँ पर मारे गए हैं। और उसमें से 44% बच्चे और 26% महिलाएं, और अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो 70% किल्ड विमेन एंड चिल्ड्रन। अब आप देख लीजिए जो मैं आपको बात कह रही थी,
फोर्सेस लड़ रही हैं, लड़ाके लड़ रहे हैं अपना कोई भी ज़मीन के टुकड़े के लिए, अपने कोई भी हिस्ट्री के लिए, बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन उसमें ये जो मासूम हैं, ये जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वहाँ के नागरिक हैं, तो वो क्यों इस सबको सहन करे? और हर कोई अभी यही चाहता है कि भाई अभी रुक जाए, बहुत लंबा हो गया है, अब कोई समझौता कर लो, अब और कोई जान ना जाए। देखिए किस तरीके से इस पूरी जंग के बीच में इजराइल ने अपना डिफेंस मिनिस्टर और अपने फिनेंस मिनिस्टर, माफ कीजिएगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को बदल दिया है। यानी अगर मैं आपको बताती हूं कि कैसे, आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री गैलेंट को फायर कर दिया, किसने? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने इसलिए कहा कि इन दोनों के आपसी संबंध अभी थोड़े खराब हो गए थे। और तो और इन्होंने ये भी कहा कि कैसे अभी जब इनका फेयरवेल था गैलेंट का, तो वो ये कहते हैं कि देखिए हमारा मिशन ये था कि वो जितने भी हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो हॉस्टेजेस हैं, उन सबको हम वापस ला सकें। लेकिन अभी भी ये युद्ध की नीति पे काम करना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो नए आए हैं जिनका नाम है काज और काज इजराइल, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा ये मुद्दा है कि हमें हिजबुल्ला हमास को ख़त्म करना है। हाँ, हमारी मॉरल और प्राइमरी ड्यूटी ये है हॉस्टेजेस को लाना है, लेकिन हमें डिसमेंटल करना है हमास हिजबुल्ला को और ईरान के साथ अपनी जंग जारी रखनी है। इस तरीके से पूरा मामला को देखिए। अगर मैं आपको नाम बता देती हूँ, ये देखिए किस तरीके से अप्रूव कर दिया है वहाँ की जो पार्लियामेंट है, इजराइल की पार्लियामेंट में कैज को तो डिफेंस मिनिस्टर और सार को फॉरेन मिनिस्टर और गैलेंट के रिप्लेसमेंट में ये आए हैं। और किस तरीके से वहाँ पर जब वोटिंग होती है तो अपोजिशन इस चीज़ का पूरा विरोध करता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी नेतन्याहू ये कर देते हैं। आगे देखिए, नेतन्याहू ने तो नया एम्बेसडर भी चुन लिया यूएस के लिए, यानी अब इनके जो मित्र ट्रंप राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, तो उन्होंने ये किया है कि अभी जो इस वक्त एम्बेसडर हैं वो माइकल हर्जोग हैं। अब उनके रिप्लेसमेंट में आ जाएंगे कौन? इनका नाम देख लीजिए आप कि इधर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। इजरायली न्यूज़पेपर हराज रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपॉइंटेड येचील लाइटर इनका नाम है और ये चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अब आपकी नीति कैसे चेंज हो रही है। भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बन चुके हैं, तो अब इजराइल का अपना एम्बेसडर अमेरिका के लिए चेंज करना और ऐसे व्यक्ति को लाना जो कि चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका है नेतन्याहू का, और उनका खुद का बेटा गाजा में वॉर जब चल रही थी तो उसमें मर चुका है। और उन्होंने तो बाइडेन को पत्र भी लिखा था कि इजराइल को रोको मत, ईरान के खिलाफ, हिजबुल्ला के खिलाफ, हमास, उनको खुली छूट दे दो और उनको पूरा का पूरा मामला खत्म करने दो। अब ऐसा ही कोई व्यक्ति जिनका बेटा मारा जा चुका है गाजा युद्ध में और जो वो बाइडेन को कह भी चुके हैं कि इजराइल को मत रोको, अब वो हैं यूएस एम्बेसडर। अब ये पूरा का पूरा जो ट्रंप सरकार आएगी तो देखिए, आप देखिए किस तरीके से हालात जा रहे हैं। और देखिए ट्रंप की तरफ से पूरा एक एक्शन आ गया है, वो प्लान कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे किस पे? ईरान पे। पूरे के पूरे जो सैंक्शंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनकी जितनी भी फिनेंशियल तरीके से उनकी दोस्ती के तौर पर ईरान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया जाएगा। ये ट्रंप का प्लान सामने आ गया है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको कल ही अपने शो में बताया था कि कैसे तुर्की खिलाफ था, ये ट्रंप और तुर्की की बनती नहीं थी, यानी ट्रंप और माफ़ कीजिएगा तुर्की और अमेरिका की बनती नहीं थी। लेकिन अब तुर्की के एर्दोगन भी ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप से हमें उम्मीद है कि वो इजराइल को कहें कि युद्ध रोक दो। और तो और ट्रंप को तुर्की विजिट करने के लिए न्योता भी जा चुका है। मतलब अब सब सोच रहे हैं कि अब जब 4 साल रहना ही है तो क्यों ना अच्छे रिलेशन बना कर रहें। और इधर देख लीजिए, फ्रांस ये कहता है कि भैया ये जितना भी एम्स्टरडैम में हुआ है तो हम तो ये जो आने वाला जो मैच है इजराइल और फ्रांस के बीच में उसको हम रद्द नहीं करेंगे, वो होकर ही रहेगा। अब आप आगे देखिए कि किस तरीके से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने भी बताया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्लानिंग कर दी है कि सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगा देने ईरान पर अब, और उनके जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर देना है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी डालनी है और कैसे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ने नहीं देना है। और देखिए इधर पूरा का पूरा आइसोलेट करने का प्लान है ईरान को फिनेंशियली और डिप्लोमेटिकली, ये वाइट हाउस के ऑफिशियल ने कहा है। तो आप देख लीजिए, अब हमने जो सोचा था वो उसी तरफ मामला जा रहा है। ईरान के खिलाफ सख्त होंगे, इजराइल को अगर छूट दे देते हैं तो आगे तो देखिए इस नज़र से देखा जाए तो तबाही दिख रही है कि अगर कोई भी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और हर कोई अगर एग्रेसिव होता है तो आगे फिर तबाही निश्चित है। और इधर देख लीजिए इजराइल ने कैसे लगातार वो कहता है कि ये जो यूनिफिल बेस है जो हमने बैन किया है यूनिफिल के लोगों को, उनके बेस से 260 या 200 मीटर दूर ही हिजबुल्ला का कैंप है और हमने रिवील किया है। आप लोग समझते ही नहीं है। तो इजराइल भी लगातार हिजबुल्ला के कमांडर्स को मार रहा है, हिजबुल्ला के जितने भी
उधर अड्डे हैं उन सबको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और अब इजराइल ये भी कर रहा है कि लगातार पोस्ट कर रहा है कि देखो हम बराबर गाजा और लेबनान में मदद पहुंचा रहे हैं, जहां से भी मदद आ रही है, ह्यूमैनिटेरियन आ रही है, जितने भी, चाहे वो शिप आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रही है, हम हर जगह से मदद पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने ये कह दिया है साहब कि हम कोई मदद नहीं रोक रहे हैं, हमारा मकसद है हमारे लोगों को बचाना और किसी भी कीमत पर हम उसको बचा कर रहेंगे। अब देखिए ये जो पूरा मामला हुआ है कितनी फैल गई है मध्य पूर्व की जंग, और अभी जो ये ट्रंप का एक्शन है, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।